नमस्कार। आज हम ओशो की एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित किताब द बुक ऑफ वुमन पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, इस किताब को लेकर काफी जिज्ञासा रहती है लोगों में। ये स्त्री को समाज की जो तय भूमिकाएं हैं ना, माँ, पत्नी, बेटी, उनसे बहुत आगे जाकर देखती है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ एक भूमिका नहीं बल्कि उसकी आत्मा, उसका जो एसेंस है, उसको एक उत्सव की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह प्रस्तुत करती है ये किताब। और शायद शुरुआत ओशो के उस मशहूर विचार से करनी चाहिए, स्त्री को समझने की कोशिश मत करो। हाँ, उसे सिर्फ प्रेम दो। ये वाक्य ही मुझे लगता है पूरी चर्चा का सार है। सही कहा। ओशो के लिए स्त्री कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, वो तर्क से परे है, वो अनुभव का विषय है। तो आज हमारा इरादा यही है कि ओशो के नजरिए से स्त्री के असली स्वरूप को समझें, उसकी जो सप्रेस्ड एनर्जी, दमित ऊर्जा की बात वो करते हैं। हाँ, और प्रेम, आजादी, मातृत्व, इन सब पर उनके क्या विचार थे, उन्हें खंगालें। तो ये पूरी चर्चा द बुक ऑफ वुमन के मुख्य विचारों पर ही आधारित रहेगी। चलिए शुरू करते हैं स्त्री की प्रकृति से। ओशो कहते हैं स्त्री एक रहस्य है जिसे जिया जाता है, समझा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। ओशो मानते थे कि स्त्री की प्रकृति को आप लॉजिक या विश्लेषण से पकड़ नहीं सकते। अच्छा। हाँ, जैसे नदी बहती है, उसका मूड बदलता है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे स्त्री के बदलते भावों को, उसके अलग अलग रूपों को स्वीकारना ही उसकी सुंदरता है। उसे किसी परिभाषा में बांधने की कोशिश एक तरह से उसकी जीवंतता खत्म कर देती है। तो मतलब उसे समझने या कंट्रोल करने के बजाय बस उसके होने को, उसके अस्तित्व को स्वीकारना। एग्जैक्टली। उसे महसूस करना, उसके साथ होना, बिना किसी जजमेंट के। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे करें, रिश्तों में? देखिए, ये लागू होता है जब हम उम्मीदें कम करते हैं। किसी स्त्री पर ये दबाव नहीं डालते कि उसे ऐसा या वैसा ही होना चाहिए। उसकी जो भावनाएं हैं, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स लगें, उन्हें जगह देना, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। ये एक तरह की गहरी स्वीकृति है, समझ से भी गहरी। और शायद यहीं से फिर प्रेम और स्वतंत्रता का विचार भी जुड़ जाता है। आपने कहा ओशो मानते थे प्रेम कभी अधिकार नहीं जताता। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओशो का मानना था कि जिसे हम आमतौर पर प्रेम समझ लेते हैं, वो अक्सर अधिकार या कब्जा करने की भावना होती है, पॉसेसिवनेस। अच्छा। खासकर स्त्रियों के मामले में ये बहुत हुआ है। समाज ने प्रेम के नाम पर उनकी आजादी छीनी है, उन्हें सीमित दायरे में बांधा है। जैसे कई बार होता है, कोई महिला कुछ करना चाहती है, अपना कोई सपना पूरा करना चाहती है, तो कहा जाता है नहीं, घर संभालो, बच्चों को देखो। बिल्कुल यही। ओशो इसी सोच पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं सच्चा प्रेम तो वो है जो दूसरे को पूरी तरह खिलने दे, उसे बांधे नहीं, उसे सपोर्ट करे। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, शायद महिलाओं को खुद को भी आजादी देनी होगी। हाँ, बिल्कुल। अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, अपना रास्ता चुनने की आजादी, बिना किसी अपराध बोध के। अगला पॉइंट भी काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी है, स्त्री और उसकी कामुक ऊर्जा, उसकी सेक्सुअलिटी। ओशो इसे पवित्र मानते थे, जबकि समाज ने तो इसे हमेशा दबाया है, शर्म से जोड़ा है। हाँ, ओशो इस मामले में बहुत साफ थे। उनका मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी असल में जीवन ऊर्जा ही है, लाइफ एनर्जी, डिवाइन है। डिवाइन, पवित्र। हाँ, पवित्र। इसे पाप या कुछ गंदा समझना, ओशो कहते थे, इंसान को अपनी ही जड़ों से काट देता है। समाज ने और खासकर धर्मों ने इसे इतना दबाया, इतना कंडेम किया कि वो विकृत हो गई है, अगली हो गई है। अच्छा। ओशो के लिए इसे स्वीकारना, इसे बिना किसी गिल्ट के जीना, ये आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है। ये शरीर और आत्मा का मिलन है एक तरह से। तो ये एक तरह से शर्म और गिल्ट से मुक्ति की बात हुई। अपनी इच्छाओं को अपनी बॉडी का सहज रूप से स्वीकारना, निश्चित रूप से। अपनी इस दैहिक ऊर्जा को सम्मान देना, उसे एक उत्सव की तरह देखना। और ये सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी उतना ही सच है। फिर आता है मातृत्व का सवाल। ओशो का कहना था कि मातृत्व बेशक एक सुंदर अनुभव है, पर यह किसी स्त्री की एकमात्र पहचान या उसकी डेस्टिनी, उसकी नियति नहीं है। अ वुमन इज नॉट जस्ट अ वूम। हाँ, ये एक और बड़ी सामाजिक धारणा पर चोट है। अक्सर समाज ये मानता है कि औरत का परम लक्ष्य माँ बनना ही है। बिल्कुल। और जो नहीं बनना चाहती उन्हें अधूरा समझा जाता है। सही कहा। ओशो मानते थे कि मातृत्व एक चुनाव होना चाहिए, एक चॉइस, कोई मजबूरी या जरूरत नहीं।
किसी महिला को मां ना बनने के उसके फैसले के लिए जज करना, ये उसकी इंडिविजुअलिटी का, उसके व्यक्तित्व का अपमान है। तो हर स्त्री की पसंद का समान होना चाहिए, चाहे वो मां बने या ना बने। एग्जैक्टली। मातृत्व एक संभावना है, पर हर स्त्री के लिए ये जरूरी नहीं। और आखिर में व्यक्तित्व की बात, इंडिविजुअलिटी। ओशो जोर देते थे कि हर स्त्री को अपनी आवाज मिलनी चाहिए, अपनी पहचान। वो किसी की परछाई बनकर न रहे। बिल्कुल। द वुमन नीड्स टू बी हरसेल्फ, जस्ट हरसेल्फ। ओशो का सारा जोर इसी पर था। समाज अक्सर क्या करता है, स्त्री को किसी न किसी रिश्ते से ही पहचानता है। वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी, बेटी। उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान जैसे है ही नहीं। ओशो कहते हैं हर स्त्री को अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, अपने शौक, अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए खुद के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ स्त्रियों के बारे में नहीं लगती। ये तो जीवन को, रिश्तों को और शायद खुद को भी देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। एकदम सही कहा। ये सबके लिए एक आईने की तरह है। अगर हम स्त्री के प्रति अपना नजरिया बदलते हैं तो शायद हमारे अंदर का प्रेम, करुणा, वो सौंदर्य भी जागता है। मुख्य संदेश फिर यही हुआ कि किसी भी इंसान को, खासकर स्त्री को, सिर्फ उसकी भूमिका में ना देखें, उसकी आत्मा में, उसकी यूनिकनेस में देखें। हाँ, और खुद को भी अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से एक उत्सव की तरह जिएं, सेलिब्रेट करें अपने होने को। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छुड़ जाते हैं सोचने को। हाँ जरूर। क्या हम सब, चाहे हमारा लिंग कुछ भी हो, अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो स्त्रियोचित ऊर्जा है, जैसे करुणा, एक्सेप्टेंस, क्रिएटिविटी, क्या उसे पहचानते हैं और क्या उसे बाहर आने देते हैं, व्यक्त होने देते हैं? या फिर समाज की दी हुई भूमिकाओं में ही उलझे रहते हैं? अपनी असली पहचान खोजना, उन भूमिकाओं से परे जाकर, ये कितना जरूरी है, सोचने वाली बात है।